आपको जवाब पूरा लेना, ऐसा अधूरा आरोप नहीं लगा सकते। आरोप नहीं लगा, सुनिए नहीं, आप सुनिए, मैं आपको बोला उन्होंने आरोप आपके ऊपर लगाया। अरे इम्तियाज जलील साहब की पॉपुलरिटी बढ़ गई है, उनकी अहमियत बढ़ गई है और उनकी डिमांड भी बढ़ गई है, तो इसलिए हर तरफ से हर गोशे से आवाज आ रही है कि इम्तियाज जलील साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहिए, यहाँ से लड़ना चाहिए, यहाँ से लड़ना चाहिए। तर इम्तियाज जलील हा एमआयएम पक्ष आहे, कदाचित उभाटागटाने त्याला सपोर्ट करावा केला असेल म्हणून त्याने ती इच्छा व्यक्त केली असेल। गेल्या वेळेला लोकसभेमध्ये हिंदू मताचं विभाजन झाल्यामुळे त्यांचा विजय झाला होता, परंतु ती चूक संभाजीनगरची जनता आता करणार नाही हा विश्वास जेव्हा त्यांच्या मनात आला आहे, त्या टायमाला त्यांनी हा मतदारसंघ आता सोडला पाहिजे आणि जिथं बाहुबल्य मुस्लिम समाज आहे त्या ठिकाणाहून जाऊन इलेक्शन लढवावी असा कदाचित त्यांचा मनोदय असेल आणि ते निवडताना तसाच मतदारसंघ निवडायच्या मनस्थितीत आहेत, परंतु महाराष्ट्रामध्ये ते त्यांना कुठेही थारा मिळणार नाही। तो समीकरण जो लोग नहीं देख रहे, जो समीकरण की बात कर रहे थे, मैं उनको कह रहा हूँ आंख खोलो, आंख खोल के देखो कि सारे समाज की तरफ से इम्तियाज जलील साहब को समर्थन मिलने वाला है, दलित समाज की तरफ से मिलने वाला है, ओबीसी समाज की तरफ से मिलने वाला, आदिवासी समाज की तरफ से मिलने वाला, सिख समाज की तरफ से मिलने वाला, मारवाड़ी समाज की तरफ से मिलने वाला, हर वो सेकुलर हिंदू भाई की तरफ से समाज की तरफ से मिलने वाला है जो इम्तियाज जलील साहब की ईमानदार क़यादत को तस्लीम करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसा कि आपने देखा है कि महाराष्ट्र की सियासत एक नया मोड़ ले रही है, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है महाराष्ट्र की सियासत एक नया अपना एक पूरी तरह मोड़ ले रही है। जैसे कि हमने देखा है कि अशोकराव चौहान जी का कांग्रेस छोड़ना, उसके अलावा दिगर जो मसले सामने आ रहे हैं, अब सरकार बने तो बने किसकी, 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन है, उसी के अलावा कल यानी कि कल या परसों खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जिस तरीके से कहा कि जो आशंका जताई है, जो कहा एक सवाल निशान छोड़ दिया है कि एआईएमआईएम सांसद जो औरंगाबाद के जिला के जो है लोकसभा के पार्लियामेंट के खासदार है, उनका ये कहना है कि अब इस बार जो है हम मुंबई जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात कर मुंबई जाने की उनकी प्लानिंग है। ये सारे मुद्दों को लेकर मेरे साथ एआईएमआईएम के जो है प्रवक्ता औरंगाबाद से आरिफ हुसैनी जुड़े हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा, दीगर सवाल भी इनके साथ करेंगे। सर वेलकम आपका औरंगाबाद अपडेट्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से अभी अफवाह का बाजार गर्म है, खासदार इम्तियाज जलील का कहना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात करेंगे और मुंबई से लड़ने की उनकी प्लानिंग है, इस बारे में कुछ खुलासा आप पहले कर दीजिए। देखिए, इम्तियाज जलील साहब एक शख्सियत सियासी ऐसी उभर के महाराष्ट्र को मिली है कि आपने देखा होगा कि 2019 के अंदर जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो 48 खासदार जो है तो महाराष्ट्र से चुन के जाते हैं, लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं जो सोकाल अपने आप को सेकुलर बोलती, एक भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने जीता के पार्लियामेंट में नहीं भेजा। सिर्फ औरंगाबाद के लोगों को यह शर्फ हासिल है कि इम्तियाज जैसी शख्सियत को चुन के उन्होंने पार्लियामेंट में भेजा और इम्तियाज जलील ने पार्लियामेंट में जाने के बाद अपने फन को, अपनी सलाहियतों को बड़े उगार ला के हर समाज की आवाज को उठाया। यही उसका परिणाम और ये उसका नतीजा है कि महाराष्ट्र के हर कोने से, हर गोशे से ऐसी आवाजें आ रही है कि इम्तियाज जलील साहब ने आके उनके पास का नेतृत्व करना चाहिए, उनके पास की क़यादत करना चाहिए। उसी का एक जाविया ये है कि मुंबई के लोगों की भी बहुत डिमांड है कि इम्तियाज जलील साहब ने आके मुंबई से इलेक्शन लड़ना चाहिए। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं मुंबई से उन्होंने इलेक्शन लड़ना चाहिए, अब कुछ लोगों का ये कहना है, जैसे कि अभी हाल ही में एक मैं आज की बात बता रहा हूं आपको, जो शिंदेगढ़ के एमएलए है वो कह रहे हैं कि उस वक्त का समीकरण कुछ अलग था। उस वक्त ये था कि वोट बढ़ गए थे, दिगर समाज के वोट बढ़ गए थे, उसके बाद में जो है एक चांस मिला था इसलिए खासदार बन गए, लेकिन अब उस तरीके का नहीं है, वोट एकजुट हो चुका है, तो अब लड़ना भी मुश्किल है और इलेक्शन में जीतना भी मुश्किल है, इसलिए जो है खासदार इम्तियाज जलील साहब मुंबई जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, बात दरअसल ऐसी है कि जो इम्तियाज जलील साहब की इतनी फिक्र रख रहे हैं, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उन्होंने कह रहे कि जब समीकरण नहीं थे, मैं आज कह रहा हूं कि आने वाले विधानसभा के इलेक्शन जब होंगे तो वो शिंदे की सरकार नहीं बनने वाली। अच्छा, ये समीकरण हमको दिख रहे। और इम्तियाज जलील साहब ने जो पार्लियामेंट में खंबीर नेतृत्व किया है हर समाज का, जिसमें शिंदे गठ विफल हो चुका है, शिवसेना विफल हो चुकी है, कांग्रेस विफल हो चुकी है, भाजपा विफल हो चुकी है। 640 सवाल अगर पार्लियामेंट में किसी ने उठाया, इतिहास बनाया, तो हमारे दोनों कायदे बनाए, कायदे मोहतरम असद ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब, जिसमें महिलाओं की आवाज को उठाया, जिसके अंदर एविएशन मिनिस्ट्री की, रेलवे मिनिस्ट्री की, हेल्थ के ऊपर किसानों की आवाज, ऐसे कौन सा इश्यू है जो प्रश्न पार्लियामेंट में उठाई नहीं थे। और आपने इम्तियाज जलील साहब को किस मकसद से चुन के दिए थे? पार्लियामेंट में प्रश्न उठाने के लिए दिए थे ना, तो इससे बड़ा स्किल और क्या होना। यही स्किल को देखने के बाद समीकरण बन रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब को पूरे महाराष्ट्र से आवाज आ रही है कि आप आइए हमारे पास सिलेक्शन लड़िए, क्योंकि हमारे पास ये गढ़ वो गढ़, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस सब निकम्मे ना करे, कोई पार्लियामेंट में बात नहीं करता, आप हमारे पास सिलेक्शन लड़िए और आवाज उठाइए। अब जैसे कि बात करिए अपने राष्ट्रवादी की,
कल हाल ही में आपने देखा होगा हमारे चैनल के ऊपर कि जो राष्ट्रवादी के जो शहर अध्यक्ष है उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि हम जैसे उनसे मैंने सवाल किया कि भाई गठबंधन में आप एमआईएम को साथ लीजिए। उनका कहना है कि हम तो गठबंधन में लेने के लिए एमआईएम को तैयार है, लेकिन अभी जिस तरीके से माहौल बन रहा है, जब सारी पार्टियां चाहती है कि बीजेपी को हराया जाए, सारी पार्टियां ये चाहती है, अब जब वो चाहती है तो एमआईएम को साथ में, तो उनका कहना है कि भाई अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो ही वो हमारे साथ आएंगे, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कहेंगे तो वो अलग से मतलब उनका अकेले ही लड़ेंगे, उनका ये कहना है। आरोप है आपको। उन्होंने सबसे पहले ये जवाब देना चाहिए कि उनकी जो पार्टी के लोग पार्टी को तोड़ के जो जाके शिवसेना के साथ बीजेपी के साथ में उन्होंने अपना निगाह बढ़ा लिए, तो किससे पूछ के गए थे वो? मोदी से पूछ के गए थे, अमित शाह से पूछ के गए थे, किससे पूछ के गए? और यही शख्स इससे पहले की एक मैंने उनका इंटरव्यू देखा, कह रहे थे कि भाई एमआईएम तो बीप टीम है, यही बोलते थे ना, कांग्रेस वाले भी यही बोलते हैं ना, तो बिल्कुल सही बात है। एकनाथ खड़से जो है एमआईएम में थे, वो बीजेपी में चले गए। तुम्हारे अशोक राव चौहान साहब भी हमारे एमआईएम में थे, वो बीजेपी में चले गए। अभी जितने निकल के जो कांग्रेस से निकल के कहीं से निकल के भाग रहे, ये सब एमआईएम में थे ना, ये सब लोग एमआईएम में थे क्या? और एक बताइए एमआईएम का कौन सा आदमी पार्टी छोड़ के गया? कौन गया? तो ये बेतुके लोग, इनकी बात एमआईएम छोड़ के आप लोग नहीं गए, जैसे आप कह रहे हैं एमआईएम छोड़ के आप लोग नहीं गए कह रहे, लेकिन आपने जब इलेक्शन हुए थे अंबादास दानवे साहब का, तो ये तो आप पे आरोप है कि आपने सारे वोट उनको ही लगाए थे, सारे वोट एमआईएम ने उनको मारी थी, वोट उनको किया था, ये तो आपका आरोप है। ये सुनिए, किसका आरोप है? ये सारे पार्टियों के आरोप कहते हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि आपने सारे वोट उनको लगाए। अरे उनके प्रवक्ता क्या बोलते हैं और क्या बकते हैं वो उनको मालूम। मेरे को एक बात बताइए, जो एमएलसी इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, उस एमएलसी इलेक्शन के अंदर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के कितने मेंबर थे और कितने वोट थे? बोलिए आप। नहीं तो आपने वोट मारा नहीं मारा, ये सवाल है। हमारा छोड़िए सवाल है, नहीं हमारा छोड़िए, मैंने सवाल आपसे किया, आपने वोट मारा कि नहीं? नहीं, आप जवाब, आपको जवाब पूरा देना, ऐसा अधूरा आरोप नहीं लगा। नहीं आरोप नहीं लगा, सुनिए नहीं, मैं आपको बोला उन्होंने आरोप आपने ये बोला, उन्होंने ये कहा कि आपने वोट मारा है, आप मारा है नहीं मारा है दो बात करिए, आप कितने वोट थे क्या थे ये सब बातें करने की आपको जरूरत नहीं। आप उनके तरफ की बात, उनकी तरफ यही तो होता है सब, मुझे सवाल करिए, मतलब हमारा जवाब क्यों नहीं देते? तो जवाब ही नहीं रहा सर मैं आपका, मैं आपको यही पूछ रहा हूँ। उम्मीदवार कौन सी पार्टी के थे? कांग्रेस के थे ना? नहीं आपने वोट मारा, कांग्रेस के थे ना वो, उम्मीदवार कांग्रेस के थे ना? ठीक है, अगर कांग्रेस वालों से पूछो पहले उन्होंने किसको दिए, उनके वोट कैसे फुटते हैं? सेकुलर की चल रही, उनके वोट कैसे फुटते हैं? क्यों एमआईएम ने उठा के लिए? क्या तो आपने वोट मारे? ये सिर्फ मुकट्टे उठाएंगे, वोट तो मारे थे ना आपने, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी से वोट मारे, हमने पूरी जिम्मेदारी से वोट मारे। और ये जो इल्जाम और बहुतान लगा रहे ना, क्यों जब उन्होंने काउंटिंग नहीं करा, क्यों जब ओपन नहीं करे वोट किसको मिले? अच्छा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता था। मतलब आपने ये कहना है वोट मारे? अरे इनके तो वोट की जरूरत भी नहीं थी, ये जाके शिवसेना की गोद में बैठे। सत्तार साहब जो आज अपने मंत्री बन के बैठे थे, शिरडी के अंदर मीटिंग किसने लिया था? हमने लिए थे क्या? अच्छा, शिरडी के अंदर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के 150 लोग लेके झोली में डाले गए, इल्जाम हमने सारे वोट उन्होंने उनको मारे थे। अरे आप, मैं सीधे तो पूछ रहा हूं, आप एनालाइज करो, 556 इनके पास वोट थे, वोट कितने मिल रहे? तो आपका कहना है कि कांग्रेस ने खुद उनको वोट मारी? कांग्रेस और राष्ट्रवादी के 150 वोट गए इनको, किधर 150 वोट मारे, 150 वोट गए इनको, 150 से ज्यादा वोट गए। मतलब आपका कहना है कि वही बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने वोट मारे? पक्के जा रहे। देखो मुख्यमंत्री मांझी गले में पट्टा डाल के चले गए, क्यों चले गए? जो जेल में जाने से डर रहा, अपने आप की चमड़ी बचाने को मफलर बदल के भाग रहे सब। अच्छा, हम पे क्या इल्जाम लगेंगे? मैं तो क्लियर कट करो, आपने दूसरी बार सवाल करें, उनसे ये पूछो कांग्रेस राष्ट्रवादी के वोट कितने थे और तुमको मिले कितने? अरे तुम्हारे लोग अभी सवाल तो ये था ही नहीं कि उन्होंने किसको वोट मारे, मैंने ये पूछा था कि आपने हमने वोट दे दिए, इनके पास पूरा जवाब मौजूद है। अच्छा, कहीं इनसे सवाल ना हो जाए, इनके वोट काटे करके उल्टे कामा लगाते, मतलब वो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आप मतलब आपके क्या कहने, आपने जिसको मारना था मार दिया आपने? हमने पूरी ईमानदारी से सेकुलर पार्टी वोट मारे, ये भी बहुत पूरी जिम्मेदारी, सेकुलर वोट मारे उन्होंने पूरा निकाल के काउंटिंग के टाइम पे पूरे एक चीज ओपन हो गई वहां पर, सब मालूम है मक्का रोगू। मतलब आपके कहने हैं आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है? अरे हमारे 25 वोट, अरे आपके 250 वोट गए का जी? मैं तो बार बार कहता हूं, इनसे पूछो। अरे कैंडिडेट तुम्हारा, कांग्रेस का उम्मीदवार तुम, कांग्रेस के कारपोरेटर भी गिरे और इल्जाम एमआईएम से, वाह वाह। अभी मेरे को आप बोल दो, अब ये इनके लोग छोड़ के भाग रहे, एमआईएम की जिम्मेदारी का उनको पकड़ना, और ये बुला रहे हमको और हम इनके पास। अरे साहब, जैसे कि अभी कांग्रेस की अभी कल फिर उन्होंने एक बार कही थी, मसूद अहमद ने एक बात कही कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील साहब मीटिंग से उठ के चले गए थे। उन्होंने आपको आरोप लगाया कि भाई गठबंधन जब बड़ी बात चल रही थी उसको उठ के चले गए, तो आप खुद भी नहीं चाहते क्या गठबंधन में जाना? मेरी बात,
अब उन्होंने पूरी चीज क्लियर करना चाहिए थे, दावतनामा किसने दिया, नंबर एक बात, किस जगह पे बुलाए थे, दूसरी बात, और कहाँ से उठ के गए, तीसरी बात, सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए होंगे। झूठी बातों से सियासत नहीं चलती, मक्कारी की बात है ये, ना तो कोई न्योता आया, ना कोई बुलाया गया, कुछ नहीं, ना इस किस्म की कोई बातचीत हुई। और ये बच्चे नए नए आए हैं, इन्होंने पूरी स्टडी करके बात करना चाहिए, इसके ऊपर पूरा देखना चाहिए कि हकीकत क्या है क्या नहीं है। इनको किसी ने गुमराहकुन बयान इनके पास में दे दिया कि बुलाए थे बोल के, ऐसी कोई बात हुई नहीं। अच्छा, कोई ऐसी बात हुई नहीं, इमाम को बुलाया नहीं गया? नहीं, बुलाया नहीं गया। अच्छा चलो, मेरा एक आखिरी सवाल ऐसा है, जैसे कि अभी लोकल सियासत पे थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लेता हूँ। लोकल सियासत में ये है कि जैसे अभी एमएलए कह रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब पैसे चुन के नहीं आएंगे, आपका क्या कहना है कि मुंबई और औरंगाबाद अगर दोनों तरफ से अगर इम्तियाज जलील फॉर्म भरते हैं तो विन कहां से हो रहा है आप दोनों में से? देखिए, हालत क्या बनते हैं, समीकरण क्या बोलते हैं, इसकी बात को पर आज तो उम्र में फैसला नहीं कर सकते, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इम्तियाज जलील साहब ने, ये ईमानदारी की बात है, जो पूरे मुल्क में बचने वाले जितने समाज है, सारे समाज के दबे हुए कुचले हुए वंचितों की आवाज को उठाया, पूरी हिम्मत और जिम्मेदारी से उठाई, ये ईमानदारी की बात है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और एक भी वर्ड कम्युनल बता देना आपने कहीं भी, ये कोई ऐसी घटना बता देना कि जिसकी वजह से हमने माहौल खराब कर दिया, इम्तियाज साहब के बयान की वजह से हुआ या असद साहब की वजह से हुआ, हम ही हैं जो संविधान को लेकर चल रहे हैं, हम ही हैं जो मोहब्बतों को लेकर चल रहे हैं, हम ही हैं जो सारे समाजों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि इम्तियाज जलील साहब की पॉपुलरिटी बढ़ गई है, उनकी अहमियत बढ़ गई है और उनकी डिमांड भी बढ़ गई है। तो इसलिए हर तरफ से, हर गोशे से आवाज आ रही है कि इम्तियाज जलील साहब ने यहां से इलेक्शन लड़ना चाहिए, यहां से लड़ना चाहिए, यहां से लड़ना चाहिए। लेकिन हमारा बोलना यह है कि आपको इम्तियाज जलील साहब को इस शहर ने बहुत बड़ा एजाज दिया है, आपको रूप में पार्लियामेंट बनाया, और इम्तियाज जलील साहब ने ऐसे ऐसे इश्यूज उठाया भी, आपने देखा होगा कि दंगर समाज के इश्यूज को, ओबीसी समाज के इश्यूज को, सारे समाज के इश्यूज को अगर कोई उठा रहा है तो इम्तियाज जलील साहब उठा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सियासी फायदे के लिए उठा रहे, जिनका हक है उनको मिलना चाहिए, जो समाज के आखिरी धारे पर खड़ा हुआ शख्स है उसको भी सियासी समाज इंसाफ मिलना चाहिए। ये तड़प अगर किसी की है तो इम्तियाज जलील साहब। कितने वोटों से आ रहे हैं? देखिए, हालात और समीकरण जो लोग नहीं देख रहे, जो समीकरण की बात कर रहे थे, मैं उनको कह रहा हूं, आंख खोलो, आंख खोल के देखो कि सारे समाज की तरफ से इम्तियाज जलील साहब को समर्थन मिलने वाला है, दलित समाज की तरफ से मिलने वाला है, ओबीसी समाज की तरफ से मिलने वाला, आदिवासी समाज की तरफ से मिलने वाला, सिख समाज की तरफ से मिलने वाला, मारवाड़ी समाज की तरफ से मिलने वाला, हर वो सेकुलर हिंदू भाई की तरफ से, समाज की तरफ से मिलने वाला है जो इम्तियाज जलील साहब की ईमानदार क़यादत को तस्लीम करते हैं। तो आपको लगता है कि कितने वोट कितने ले रहे हैं आप? इस बार वोट का रेशो तो बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, यकीनन। लास्ट टाइम बहुत कम वोटों से आप जीते थे। नहीं, ठीक है, लास्ट टाइम की बात ऐसी थी कि लास्ट टाइम का इलेक्शन भी पहला था, लेकिन ये 5 साल में इम्तियाज जलील साहब ने जो काम करके दिखाया, उसकी बुनियाद के ऊपर वोटों की बहुत तादाद बढ़ने वाली। तो इस बार आप ज्यादा लीड से चुनेंगे? इंशाल्लाह। चलिए, आरिफ हुसैन साहब जैसे इनसे बात की, जैसे उन्होंने कहा कि इस बार जो है खासदार इम्तियाज जलील साहब जिस जगह से खड़े हो जाए उस जगह से जीतना तय है। जैसे कि मुंबई की बात जब की जा रही है तो इनका कहना है कि उनके काम को देखकर लोग जो है मुंबई को, उसके अलावा दिगर जहां जहां के इलाके हैं वहां पर लोग जो है उनको पसंद कर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि यहां से खासदार इम्तियाज जलील इलेक्शन लड़े। जिस तरीके से और इनसे बात की गई कि जो वोट हुए थे, जो पिछले सारा एक, जिस तरीके से मैंने इनसे बात की, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस ही बी टीम जब है, ईमान को नाम रखती है, आओ प्रति अरब चलते रहेंगे, इलेक्शन बहुत करीब है। अब देखने की बात यह है किस तरीके से समीकरण बनेगा। खासदार इम्तियाज जलील का एक बयान जो है महाराष्ट्र की सियासत को मोड़ दिया है कि वो इस बार इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं, यानी कि एक सवालिया निशान छोड़ दिया है। अब देखना ही है कि क्या औरंगाबाद का किस तरीके से संबंध बनेगा, महाराष्ट्र का किस तरीके से संबंध बनेगा। जैसा कि आरिफ हुसैन साहब ने कहा कि इस बार जो शिंदे गठ है उनकी सरकार कहीं ना कहीं हाथ जो है गिरने वाली है, इनका ये दावा है। अब देखना है आने वाले वक्तों में कि क्या समीकरण महाराष्ट्र बनेगा। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।